नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर क्रम से क्रांति। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, जो जिसका सवाल आपके मन में कई बार रहता है कि सर अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है, उसमें कई सारे पोस्टेड है ना, उसमें कई सारी पोस्ट है, उसमें बहुत सारी पद हैं, उसमें से एक पद आपके जो है वो सीआरपीएफ से संबंधित भी है। असल में कैटेगरी है, कैटेगरी में कई सारे पद हैं, है ना। कई सारे पद सीआरपीएफ में हैं, कई सारे पद सीआईएसएफ में हैं, बीएसएफ में है, उसके साथ आपका असम राइफल में है, उसके साथ साथ आप कह सकते हैं बच्चे की एसएसबी में है। कई सारे पद है ऐसे ही। तो कई बार आपके मन में सवाल आता है कि सर मान लो मैं सीआरपीएफ को पहली प्राथमिकता जो है वो रखना चाहता हूँ। आपके मन में सवाल ये आता है कि मैं सीआरपीएफ को पहली प्राथमिकता रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं सीआरपीएफ चुनना चाहता हूं, पर सर मैं ये जानना चाहता हूं उसमें कार्य क्या क्या करना होता है, मुझे कहां पर मुझे ड्यूटी मिलेगी, उसके अलावा सैलरी वगैरह कैसे क्या मिलती है, ये सारे सवाल आपके मन में रहते होंगे। तो प्रॉपर तरीके से जो ऑफिशियल बातें हैं, जो खुद सीआरपीएफ की वेबसाइट ने हमको बताई है, वो बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म हो जाता है क्या, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगर आपसे कहा जाए, पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा आपका कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये आपके सीआरपीएफ का फुल फॉर्म बन जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि सीआरपीएफ का गठन कब हुआ, तो जिसमें आप जिस सेवा में आप जाना चाहते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए, कब बना, क्यों बना, कैसे बना, क्या आवश्यकता थी इसकी, और इसके कार्य बाद में आएंगे। तो अगर हम गठन की बात करते हैं, किसका गठन कब हुआ सीआरपीएफ का, तो 27 जुलाई 1939 को शाही प्रतिनिधि, आप जानते हैं उस समय अंग्रेजों का शासन था, भारत तो 1947 में आजाद हुआ, तो उन्हीं के प्रतिनिधि के पुलिस के रूप में ये अस्तित्व में आया था। शाही प्रतिनिधि के पुलिस के रूप में ये 1939 में अस्तित्व में आया, जो 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम, यानी कि 28 दिसंबर 1949 को एक अधिनियम आया, इसका नाम था सीआरपीएफ अधिनियम। तो जब ये आया तब इसका नाम बदल गया, तब इसका नाम क्या हो गया आपका, तब अभी आप वर्तमान में जिस नाम से इसको पुकारते हैं, ये नाम इसका प्रॉपर कब पड़ा, तो आप कहोगे 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम पड़ा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक। और अब तक ये अपने कह सकता हूं इतिहास के 84 वर्ष जो है वो लगभग पूरे कर चुका है। इसके बाद अगर हम बढ़े कि और क्या है, तो भारत के हॉट स्प्रिंग यानी कि लद्दाख, लद्दाख एक तरीके से भारत का हॉट स्प्रिंग है। तो भारत के हॉट स्प्रिंग लद्दाख पर पहली बार 21 अक्टूबर 1959 को चीनी हमले को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने नाकाम किया कि ना, सीआरपीएफ के एक छोटे से गश्ती दल पर चीन के द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें बल के 10 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अब देखो ये वाली बात आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो क्यों मनाया जाता है, तो उस बात की जानकारी आपको यहां से मिलेगी कि भारत के हॉट स्प्रिंग अर्थात लद्दाख पर पहली बार 21 अक्टूबर 1959 को चीनी हमले को सीआरपीएफ ने नाकाम किया। सीआरपीएफ के एक छोटे से गश्ती दल पर चीन द्वारा घात लगाकर हमला किया, जिसमें बल के 10 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, मतलब वो शहीद हो गए। उनकी शहादत की याद में देश भर में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो याद रखना, जो पुलिस स्मृति दिवस है वो पुलिस के नहीं बल्कि सीआरपीएफ के जो जवान है, तो उनकी जो शहादत हुई, जो शहीद हुए, उनकी याद में मनाते हैं। आपसे कहा जाए सर सीआरपीएफ के कार्य क्या क्या होते हैं, तो देखिए सीआरपीएफ को आप खुद बहुत जगह पर देखते होंगे। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर भीड़ बहुत ज्यादा है, मान लो कहीं पर लोग इकट्ठे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहां पर सीआरपीएफ को लगा दिया जाता है, अर्थात भीड़ पर वो नियंत्रण करते हैं। कहीं पर दंगा हो गया, तो देखो दंगा के लिए वैसे तो आपका आरएएफ भी होते है ना, दंगा के लिए वैसे तो आरएएफ भी होती है, इसको आप रैपिड एक्शन फोर्स कहते हैं। दंगे के लिए एक अलग से दल बनाया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ होती है। अक्सर देखा होगा आपने, उनकी जो वर्दी है वो नीले रंग की होती है मुख्यतः, लेकिन सीआरपीएफ को भी ये काम जो है वो दिया जाता है। काउंटर अलगाववाद और उग्रवाद ऑपरेशन, आपने देखा होगा जो नक्सली हमले होते हैं या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर जो सीआरपीएफ उसकी पोस्टिंग की जाती है कि वहां पर वो उग्रवाद को रोकेंगे, उसको कम करेंगे या खत्म करने का प्रयास करेंगे। वामपंथी उग्रवाद से निपटना, ये वही वामपंथी का मतलब आपका क्या हो जाता है कि वही आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्र। परेशान क्षेत्रों में चुनाव के संबंध में विशेष रूप से बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था का समग्र समन्वय, यानी कि ऐसे क्षेत्र या ऐसा एरिया जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है,
यानी डिस्प्यूटेड एरिया है जहाँ पर दिक्कत परेशानी हो सकती है, जहाँ पर लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, दंगे कर सकते हैं, ठीक है ना, उधम मचा सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हो, तो वहां पर भी सीआरपीएफ को लगाया जाता है युद्ध की स्थिति में दुश्मन से लड़ने के लिए। ठीक है, वैसे तो प्रत्येक बॉर्डर पर, भारत के प्रत्येक बॉर्डर पर अलग अलग फोर्स लगी हुई है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया पाकिस्तान वाले जो बॉर्डर है वहां पर कौन सी, तो बीएसएफ लगी हुई है। इंडिया और जो आपका बांग्लादेश है उसके बॉर्डर पर कौन सी लगी है, तो आपको वहां भी बीएसएफ लगी हुई है। उसके अलावा इंडिया और जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वहां पर आईटीबीपी लगी हुई है। इंडिया इंडिया और नेपाल वाले पे एसएसबी लगी हुई है। ऐसे करके आपके कई सारी फोर्सेज जो अलग अलग जगह पर लगी हुई है, पर फिर भी युद्ध वगैरह की स्थिति में सीआरपीएफ को भी उस क्षेत्र में भेजा जाता है। सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति पालन मिशन में भाग लेना, जैसे आप देखते हो यूएन जो है वो पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर शांति से जो है ना, मतलब शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करता रहता है। प्रत्येक देश से वहां पर सेनाएं जाती हैं, तो भारत से सीआरपीएफ को भी वहां पर भेजा जाता है। प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के समय बचाव और राहत कार्य, जब भी कोई भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कहीं पर कोई कोई पुल धंस गया, लोग फंस गए, बस फंस गई। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो है ना उत्तराखंड में जो मतलब की अपनी सुरंग थी, जो सुरंग थी उसमें लगभग 41 मजदूर फंस गए थे, तो वहां पर भी मतलब सीआरपीएफ के भी कुछ जवान जो है वहां पर भेजे गए थे। लोकल पुलिस भी थी, सीआरपीएफ भी थी, और भी कई सारे फोर्सेस थे, पर वहां पर सीआरपीएफ को इस काम में भी लगाया जाता है या लगाया जा सकता है। तो ये तो हो गए सीआरपीएफ के कार्य क्या क्या होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि चुनाव के दौरान सीआरपीएफ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभी भारत में चुनाव होने वाले हैं और कई सारे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान है, एमपी ना, इन सब पर चुनाव हो रहे हैं। अभी चुनाव के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भूमिका क्या होती है, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक एजेंसी है जिस पर सरकार के द्वारा पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा होता है। लोकसभा और विधानसभा, इस महीने भी का विधानसभा के चुनाव है, मतलब हो रहे हैं, और 24 में लोकसभा का चुनाव होगा। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों ही प्रकार के चुनाव में सीआरपीएफ बल को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। इस दौरान सीआरपीएफ को पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रणाली को सुचारू रूप से कार्यान्वित करना होता है। गृह मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग, रेलवे बोर्ड और अन्य सीएपीएफ, एसएपी इत्यादि साथ में ये क्या करता है, समन्वय करता है चुनाव के दौरान। उसके अलावा राज्य स्तर समन्वय समूह का गठन करते हुए राज्यों में चुनाव में समन्वय बनाए रखना, यानी कि प्रयास करता है कि लोग आपस में एक दूसरे से मिलते रहें, समन्वय बना के रखें, आपस में झगड़ा न करें, और जो आपकी चुनाव प्रक्रिया उसको बाधित न करें। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां के फोर्स मुख्यालय पर 24 घंटे है ना, 24/7 नियंत्रण कक्ष में सक्रिय रहते हैं वो लोग, कि जहां पर चुनाव हो रहा है कि कोई दिक्कत तो नहीं पूरे राज्य में, और चुनाव ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त सैनिकों की आवाजाही और जो तैनाती उसको देखते रहते हैं। ठीक है, चुनाव होने वाले राज्यों की सुरक्षा की रूपरेखा तैयार करते हैं कि वहां पर किस तरीके से आपका मतलब कौन कौन सा रूट है जो हमें उस दिन बंद करना है, उसके अलावा कहाँ कहाँ पर हमको मतलब आप कह सकते हो कि चेक पॉइंट लगाने हैं, ताकि जो आने वाली जाने वाली गाड़ियां हैं लोग हमको हम बराबर चेक करते रहें। तो ये सब आपका जो है वो चुनाव के दौरान सीआरपीएफ का कार्य हो जाता है। उसके अलावा सभी बलों के लिए विशेष जो पहचान पत्र भी जारी किए जाते हैं, पर ये इसके अंदर की बात है। मुख्यतः जो कार्य वो आपको मैंने शुरुआत में बता दिए। सैलरी को लेकर के बात करते हैं तो जिसका जो वेतनमान है वो 21,700 से 69,100 रुपए इसका वेतनमान है। उम्मीदवारों को महंगाई भत्ता भी दिया जाता है ना। उम्मीदवारों का मतलब जो भी लोग उसमें मतलब जो सीआरपीएफ उसमें सिलेक्ट हुए कांस्टेबल के पद पर, मकान के किराया भत्ता मिलेगा है ना, उसके अलावा परिवहन भत्ता मिलेगा। सभी भत्तों सहित सीआरपीएफ कांस्टेबल का कुल अपेक्षित वेतन लगभग होता है, ये कभी भी एग्जैक्ट सैलरी नहीं हो सकती, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस जगह पर हो रही है। तो उस जगह के हिसाब से है ना, जो शहर होते हैं या जो एरियाज होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी है ना, क्या नाम, अलग अलग जो कैटेगरी उसमें बांटा गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, इन सब में अलग तरीके से बांटा जाता है। तो लगभग आप मान के चलें कि 25,000 रुपए से 35,000 रुपए तक मंथ प्रतिमाह वेतन होता है, जो स्थान और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि इतना ही होगा, इसमें से कम ज्यादा ही बनाया था। एक अगर हम सके एवरेज तो 40 से 45,000 के बीच में आप एक एवरेज मान के चलो, 40,000 के आसपास की सैलरी आपकी, पहली सैलरी आपकी बनेगी। ठीक, तो ये आपकी सीआरपीएफ की बातें हो गई। तो उसके अलावा आपको बता दी सीआरपीएफ में कार्य क्या होते हैं कांस्टेबल में, और उसके अलावा जो पूरा सीआरपीएफ बल है उसका जो गठन है वो कैसे होता है या मतलब कब हुआ, उसके अलावा इसके कार्य क्या क्या होते हैं, सैलरी क्या क्या होती है, और बाकी आप सबको शुभकामनाएं भी दूंगा कि आप सबको आपकी परीक्षा के लिए खूब शुभकामनाएं। एसएससी जीडी की परीक्षा भी होने वाली है, तो आप जाइए इस परीक्षा के लिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। पढ़ाई के लिए हम आपके साथ हैं, जैसे हमेशा रहते हैं। संगम बैच आपके लिए बच्चे हम लोग लेकर आए हैं। संगम बैच आपको हमारे एग्जाम पर के ऑफिशियल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जिस नाम से हमारा चैनल है इसी नाम से हमारा
एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको। वहां से आप एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है उसको आप डाउनलोड करिए और उस एप्लीकेशन पर ही आपको सिंगल बैच मिलेगा, जिसमें 4 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मेरा एक डेमो 25 नवंबर को हो चुका है, अगला डेमो जो है मेरा वो 3 दिसंबर को होगा। तो 3 दिसंबर को एक और मेरा डेमो होगा, 3 घंटे का डेमो हम आपके साथ करेंगे। पहला वाला भी 3 घंटे का हुआ था और अगले वाला भी मेरा 3 घंटे का डेमो होगा और 4 तारीख से क्लासेस आपके एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। यूट्यूब पर आपका प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा क्वेश्चन वाला, पर थ्योरी की क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर होंगी, सिंगल बैच में होंगी। एक बार तो कम से कम आपको सिलेबस अपना पूरा करना ही चाहिए, ताकि आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ सके, वो उत्साह आ सके और वो खुशी आ सके कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट है, अब मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं और जाकर मैं दिमाग उड़ा दूंगा। ये तभी कर पाओगे आप जब आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो जुड़िए हमारे संगम बैच से, मात्र 699 रुपए में आपकी बैच दिया जा रहा है। सारी क्लासें लाइव होंगी, उसके अलावा जब लाइव क्लास समाप्त हो जाएगी तो उस क्लास को आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार। प्रत्येक क्लास का हम आपको पीडीएफ भी देंगे, बोर्ड पर जो लिखेंगे उसका पीडीएफ भी मिलेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा पीडीएफ भी देंगे। रिकॉर्डेड आपको वीडियो बैच मिलेगा, जो मैंने आपको बताया। ये नोट्स हम लोग देते थे बच्चों को, ऐसे करके एक पूरा करके सेट होता था, वो सब हम लोग आपको है ना उसको पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे। जूम के द्वारा डेमोस्ट्रेशन भी आपके साथ लेंगे बीच बीच में, ताकि आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो तो उसका भी समाधान हो जाए। और सारी फैकल्टीज अपने आप में है ना अपने क्षेत्र में बहुत महारत हासिल किए हुए हैं। तो एक अच्छी टीम, एक बेहतरीन टीम आपको दी जा रही है। तो जुड़िए हमारे सिंगम बैच के साथ और अपने सीआरपीएफ को, अगर आपने अपनी मतलब प्रायोरिटी पर रखा है, आप चाहते हैं सर सीआरपीएफ में जाना चाहता हूँ, तो मैंने आपको कार्य बता दिए, मैंने आपको उस का बता दिया गठन, मैंने उसको एक अनुमानित शैली बता दी आपकी। और उसके लिए आपको इस परीक्षा को पास करना होगा, जीडी की परीक्षा को, और वो आप पास कर पाएंगे तभी जब आपकी थ्योरी मजबूत होगी। तो पढ़िए, जुड़िए हमारे साथ संगम बैच में। समय से अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो आप समय से अपनी तैयारी आरंभ कर देंगे, समय से आपकी तैयारी पूरी भी हो जाएगी। बढ़िया से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी क्लास शाम को 7 बजे होती है प्रैक्टिस की, आप उस क्लास में भी आ सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।